मॉब लिंचिंग का जो इतिहास मेवात के संदर्भ में कहा जाए तो वो पहलू खान से ही शुरू होता है। इससे पहले मॉब लिंचिंग्स हुई थी। कई बार ऐसी खबरें सुनने को आई थी कि भीड़ ने पीट-पीट कर मार दिया, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगता था या कुछ होता था। मगर ये जो मॉब लिंचिंग का टर्म है, वो मेवात में सबसे पहले पहलू खान के केस में यूज़ हुआ और लोगों को मॉब लिंचिंग के बारे में, जो इसके अर्थ हैं, जो इसके मायने हैं, उसी के बारे में पहलू खान के केस से ही पता चला था। यह केस 2017 में हुआ था। पहलू खान अपने 2 बच्चों के साथ राजस्थान के अलवर जिले में गाय भैंस खरीदने के लिए गया हुआ था। जैसे ही वो गाय भैंस खरीद कर आ रहा था तो उसे NH8 पर कुछ गुस्साई भीड़ हमको ने इतना घेर लिया। मारा, सब लोगों को इतना मारा कि हम बेसुध रोड पर गिर दिए। हमला तो तीनों लोगों पर किया गया था और तीनों की जान लेना उस गुस्साई भीड़ का मकसद था। यह एक हिंदू भीड़ थी जिन्होंने आरोप लगाया कि वो लोग गाय तस्करी कर रहे थे। चूंकि पहलू खान बुजुर्ग आदमी थे तो वो इतनी भीड़ की मार को नहीं सह पाए और उनकी हत्या हो गई। उनके 2 बच्चों को भी बहुत ज्यादा चोटें आईं, उनका इलाज चला, मगर वो जिंदा है। इस पर लोगों ने आवाजें उठाई। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, जैसा कि हमेशा से दिया जाता है। मगर आप यकीन नहीं करोगे कि पहलू खान के केस में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जिस स्टिंग ऑपरेशन में पहलू खान के हत्यारे यह कहते और देखे जा सकते थे कि उन्होंने पहलू खान को मारा है और उनका मकसद भी यही था। मगर आपको हैरानी होगी कि पहलू खान के केस में सभी 6 आरोपियों को कोर्ट के द्वारा बरी किया जा चुका है। हाल ही में हुसैनपुर गांव के वारिस नामक एक व्यक्ति की हत्या और उसके चंद दिन पश्चात ही राजस्थान के घाटमिका गांव के रहने वाले जुनैद और नासिर की हत्या से मेवात में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। आपको लग रहा है कि ये हत्याएं पिछले कुछ दिनों में ज्यादा ही बढ़ने लगी हैं। जब से हरियाणा सरकार ने गोरक्षक दल का गठन किया है, तब से मेवात में आए दिन गोरक्षकों की रेड तथा उससे संबंधित किस्से सुनने को मिल जाते हैं। वैसे तो हम अक्सर कहते हैं कि सब कुछ याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा, मगर अक्सर हम ही लोग इन चीजों को भूलते जाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सलमान खलील है और आज हम बात करेंगे मेवात में हुई तमाम मॉब लिंचिंग्स के बारे में। दोस्तों, मेवात के 90% व्यक्तियों को मॉब लिंचिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ लोगों ने तो मॉब लिंचिंग पहली बार 2014 के बाद सुनाई दिया था। सच बताऊं तो 2014 के बाद ही मॉब लिंचिंग वर्ड मुझे सुनने को मिला। सबसे पहले मेवात में एक दिल दहलाने वाली घटना जो हुई थी, वो जुनैद के साथ हुई थी। यह 2017 का केस है, जिसमें मात्र 16 साल का एक कुरान हिफ्ज बच्चा ईद की शॉपिंग करने के लिए रमजान के दिनों में दिल्ली रवाना होता है। वो दिल्ली से शॉपिंग तो कर लेता है, मगर बल्लभगढ़ घर नहीं पहुंच पाता। उसकी मुख्य कारण यही था कि गुस्साई भीड़ ने उसको सिर्फ उसकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से कत्ल कर दिया। आज उसकी कब्र पर लगा पत्थर मैला हो गया है। उसकी कब्र जमीन में खाक होने को है, मगर इंसाफ की किरणें दूर दूर तक नजर नहीं आती। दोस्तों, आज अक्सर यह कह दिया जाता है कि गोरक्षक थे। जब गोरक्षा करने वाले गो तस्करों को पकड़ेंगे तो पीटेंगे तो है ही,
मगर ऐसा कुछ है नहीं। ये जो चीजें हैं कि गौ रक्षा के नाम पर किलिंग करना, ये मुस्लिमों की जो किलिंग्स हो रही हैं उनको जस्टिफाई करने जैसा है। फॉर एग्जाम्पल जुनैद के केस को ही देख लीजिए। वो मात्र 16 साल का बच्चा था। आप समझ सकते हैं कि 16 साल का बच्चा कितना समझदार होता है। 16 साल के बच्चे जो सिर्फ जिसके हाथ में कपड़े हों, उससे किसी को क्या खतरा हो सकता है, मगर फिर भी उसको कत्ल कर दिया जाता है। मुख्य वजह कि उसने सर पर टोपी पहन रखी थी। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, मगर मुसलमानों के लिए इंसाफ मिलना आज के जमाने में एक सपना सा बनकर रह गया है। बहुत सारे नेता मिले, उनके घरों पर लोग गए, उनको सांत्वना दी, बहुत सारे वादे किए गए कि हम उनको आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। मगर आज जब जुनैद की फैमिली की कंडीशन देखें तो देखने से भी रोना आ जाए। तो दोस्तों, ये बात तो थी 2017 की, जब मेवातियों ने देखा कि अब जो हालात आने वाले हैं वो एकदम भी सही और साफ नजर नहीं आ रहे। अब हमेशा के लिए ईद गई। इस घटना को लोग भूले भी नहीं थे कि इतने में ही रकबर खान की हत्या हुई। एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि जो रकबर खान है वो गो तस्करी के शक में मारा गया। कोई भी गुस्साई भीड़ आकर किसी मुसलमान की किलिंग कर देती है और उसको गो तस्करी का नाम देकर बहुत आसानी से जस्टिफाई कर दिया जाता है। यह केस 2018 में हुआ था। तब तक लोग जुनैद खान को भी नहीं भूले थे। मेवातियों के दिलों में जो गुस्सा था वो ठंडे होने को ही था कि इतने तक रकबर खान की हत्या हुई। मेवातियों ने फिर प्रोटेस्ट किया, सरकार से मिन्नतें मांगी, धरने दिए, कैंडल लाइट मार्च निकाले गए, मगर रिजल्ट पहले की तरह कि इंसाफ नहीं मिल पाना। केसेस चलते रहते हैं, लोगों की उम्मीद बनी रहती है कि आगे जाकर कुछ होगा, मगर नहीं। हाल ही में यूपी के एक मंदिर में एक मुस्लिम युवक जो मानसिक रूप से ठीक नहीं था, उसने गार्ड पर चाकू से हमला कर दिया। उसके लिए एसआईटी गठित की गई और हाल ही में उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। जहां पर एक मंदिर में गार्ड पर हमला करने को, वो भी एक चाकू से हमला करने पर फांसी की सजा सुनाई जाती है, वहां पर मुसलमानों की नंबर ऑफ किलिंग्स होने के बाद भी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। मेवातियों के लिए जुनैद नाम का सिनोनिम एक तरह से मॉब लिंचिंग या फिर इलीगल तरीके से की गई किलिंग हो गया है। 2021 में जुनैद नाम का एक व्यक्ति जो पुन्हाना के किसी गांव से संबंधित था, वो अपने दोस्तों के साथ एक शादी से वापस आ रहा था, तो बीच में से उसे फरीदाबाद पुलिस उठा लेती है। फरीदाबाद पुलिस उसे उठाने के बाद इतना पीटती है कि उसकी कई दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। इसमें भी सेम तरीका मेवातियों का रहता है कि वो आवाज उठाते हैं, एक दो दिन चिल्लाते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालते हैं और नेताओं की चुप्पी समान। कोई नेता सामने नहीं आता, कोई लोग रोड पर नहीं आते। हत्ता कि यहां तक होता है कि जब लोग विरोध दर्ज कराने के लिए पुन्हाना में और बड़कली में इकट्ठे होते हैं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली जाती है। मेवात में कस्टडियल डेथ और कस्टडियल टॉर्चर के किस्से आम हैं। अक्सर छोटे छोटे केसों में बच्चों को उठाना और उनको इस तरह से टॉर्चर करना एक आम सी बात हो गई है। मेवातियों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत है नहीं। इस तरह के कई सारे केस देखने के बाद मेवाती जनता को समझ आने लगा कि सरकारें कुछ नहीं करेंगी उनके लिए, और जो उन्हें
ये मुसीबतें सामने आ रही हैं उनको खुद ही फेस करना पड़ेगा। मगर मेवात के ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं और आज के ज़माने में चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं कि चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल है। हरियाणा सरकार ने गोरक्षा के नाम पर बजरंग दल जैसे संगठनों को इतनी छूट दे दी है कि वो किसी भी गांव में जाते हैं, असला लहराते हैं, बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, किसी भी घर में बढ़ जाते हैं और जिसको मन करता है उसको उठाकर ले आते हैं। एक सीधा सा ठप्पा लगा देते हैं कि ये गौ तस्कर है। गौ तस्कर का ठप्पा लगने के बाद ना पुलिस को कोई खास एविडेंस की जरूरत पड़ती है, ना कोई उनसे सवाल करने वाला होता है, क्योंकि गाय के साथ उनकी तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब उन भावनाओं के नाम पर आप किसी भी एक सोसाइटी को कितना टॉर्चर कर सकते हो। खास बात यह है कि इनके साथ पुलिस भी होती है। जब ये किसी गांव में रेड मारने के लिए जाते हैं तो इनके साथ पुलिस होती है, वो सिर्फ तमाशा देखती है। बहन बेटियों के साथ बदतमीजी जो होती है वो ये करते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोगों ने सभी ने वीडियोस देखे होंगे, मैं किसी भी चीज को अपने पास से नहीं कह रहा हूं। दरअसल ये चीजें हुई हैं। रवा का जो फिरोजपुर जिरका के पास में गांव है शेखपुरा, उसमें जो मामला हुआ था, उसके अलावा एक जगह अभी जो राम भक्त गोपाल थे उन्होंने एक लेडीज और बच्चों की तरफ गन दिखाई थी, उसका मामला भी काफी हाईलाइट हुआ था। तो इस तरह की जो चीजें हुई हैं उन्होंने मेवातियों को इस तरह लाचार और बेबस बना दिया कि उनको लगने लगा कि अब वो कुछ नहीं कर सकते, जैसे चीजें चल रही हैं चलने दो। मेवातियों के लिए ये चीजें बहुत कॉमन हो गई थी। अब उन्हें इनमें कुछ ऐसा नया नहीं लगता था कि इन चीजों के लिए विरोध करना चाहिए। मुस्लिमों की गौरक्षा के नाम पर मेवातियों के लिए किलिंग्स इतनी इजी हो गई थी कि वो लोग भी खुद भी जस्टिफाई करने लगे। हाल ही में जनवरी के आखिरी हफ्ते में वारिस नामक हुसैनपुर गांव का एक व्यक्ति कार मैकेनिक के लिए, वो कार मैकेनिक था तो किसी काम से वो जा रहा था, तो रास्ते में कुछ लोग पकड़कर उनकी हत्या कर देते हैं। इस चीज के सबूत सामने हैं, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हैं, सभी प्लेटफॉर्म्स पर ये अवेलेबल हैं। मगर इसमें केस बनाया जाता है जो वो रोड एक्सीडेंट का बनाया जाता है। जो मैन अक्यूज हैं वो लोग सरेआम फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं, उन बच्चों के साथ बदतमीजी करते दिख रहे हैं, उनको मारते पीटते दिखाई दे रहे हैं, मगर ये चीजें नूह पुलिस को नहीं दिखाई देती। उन्हें तो दिखते हैं कि जब लोग फिरोजपुर जिरका में जाते हैं और वहां अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो 6 से लोगों पर FIR करना। वारिस नामक व्यक्ति की जो हत्या हुई थी मेवात में, उसके लिए कोई खास दुख और विरोध प्रदर्शन नहीं हुए, क्योंकि मेवाती भी इन हत्याओं से उब चुके थे। कुछ लोग तो कहने लगे थे कि अभी इनका तो रोज का काम हो गया है, किस किस के लिए आवाज उठाए। मेवाती इस चीज को भूले ही नहीं थे कि इतने में राजस्थान मेवात से संबंधित 2 युवक जुनैद और नासिर, जो घाटमी का गांव के रहने वाले थे, वो अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे थे। तो सुबह में गोरक्षकों की एक गाड़ी आती है और उन्हें अपहरण कर लेती है। अपहरण करने के बाद इन दोनों बच्चों को पीटा जाता है, मारा जाता है, यहां तक कि इतना मारा जाता है कि वो अधमरे हो जाते हैं। अधमरे हो जाने के पश्चात गोरक्षक इन्हें CIA फिरोजपुर जिरका में देने जाते हैं, मगर जैसा कि उनकी मरने की कंडीशन थी तो कोई भी पुलिस वाला कस्टोडियल डेथ का केस अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो CIA फिरोजपुर जिरका की टीम इन्हें लेने से मना कर देती है और उन्हें उल्टा ही गोरक्षकों को सौंप देती है। मारने पीटने के बाद गोरक्षक इन्हें अपनी कार में 15 से 16 घंटे तक घुमाते हैं। ये 14 फरवरी की बात होती है और 2 दिन बाद 16 फरवरी को नासिर और जुनैद की जली हुई लाश
भिवानी के लोहारू गांव में मिलती है। अब सवाल उठता है कि क्या सीआईए पुलिस इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? यदि उनके पास गोरक्षक दल इन लोगों को सौंपने आए थे, तो क्या उनका ये हक नहीं बनता था कि वो उन्हें सौंपें और उन्हें लें और उनका ट्रीटमेंट कराएं? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, ऐसा लगता है कि नूह पुलिस ने इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त ही ना की हो। यदि जुनैद और नासिर गो तस्करी कर ही रहे थे, तो क्या उनके पास से कोई गो या फिर कोई अन्य ऐसी आपत्तिजनक चीज मिली? दूसरी ओर कहा जाता है कि जुनैद या नासिर में से किसी एक पर पहले से ही गो तस्करी से संबंधित कई केस दर्ज थे। अगर ऐसी ही बात है तो पहले ही उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जब सरकार को और सरकार की पुलिस को यह बात पहले से मालूम है कि जुनैद नामक एक व्यक्ति पर घाटमिका का जो रहने वाला है उस पर पहले से ही कई गो हत्या के मामले दर्ज हैं, तो उनको आजाद क्यों घूमने दिया जा रहा है? तो इसमें एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल लगती है जो डिफेम करने के लिए और उनकी किलिंग्स को जस्टिफाई करने के लिए चली जा रही है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धरना दे रहे हैं, सरकारें वादे कर रही हैं, मगर इंसाफ की किरण कहीं नजर नहीं है। आज हत्या को 12 दिन हो चुके हैं। गिरफ्तारी के नाम पर एक रिंकू सैनी की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी का नाम कई बार तो ऐसा सुनने में आता है कि उन्हें निकाला जा रहा है, उसे सरकारें बचाने की कोशिश कर रही हैं। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस केस में कुछ बदलाव होगा, मगर सच्चाई आप लोगों को पता है। जिस तरह से धरने पर बैठे नासिर के और जुनैद के फैमिली वालों के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है।